नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मॉन्स्टर्न क्लासेस में। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 को डील कर रहे हैं, जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की ये फोर्थ पार्ट है और ये आखिरी पार्ट होगी इस चैप्टर को। ठीक है। इस जो ये वीडियो है, इसमें हम लोग पूरा जो चैप्टर है उसको कंक्लूड करेंगे और जो जो छोटे मोटे पार्ट्स बचे हुए हैं उनको भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले के जो पार्ट्स है, 3 पार्ट्स नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिएगा। एयर पॉल्यूशन, वाटर, सॉइल, थर्मल पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हैजर्डस वेस्ट, सब कुछ जो है पहले से ही डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इससे पहले वाले जो चैप्टर्स उसको भी देख सकते हैं, वहां से सारे लिंक्स दिए हुए हैं प्लेलिस्ट के। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे, तो सबसे मेन जो टॉपिक रहेगा वो हमारा बायो रेमिडिएशन रहेगा और दूसरा रहेगा एसिड रेन। ठीक है। और एक टाइप ऑफ पॉल्यूशन होगा जो हम लास्ट में बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये 3 मेन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो का अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो है टॉपिक हमारा वो है बायो रेमिडिएशन। तो बायो रेमिडिएशन का मतलब क्या है? बायोलॉजिकली हम लोग किसी चीज को रेमिडिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें रेमेडी ला रहे हैं। तो जितने भी टाइप ऑफ पॉल्यूशंस हम लोग पढ़े है ना, उसमें रेमिडिएशंस कैसे ला सकते हैं, उसमें हम लोग उसको सही कैसे कर सकते हैं। तो सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है बायोलॉजिकली। तो बायोलॉजिकली ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो। ठीक है। या हम लोग सिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं, या जेनेटिकली इंजीनियर्ड हम लोग कुछ ऐसा बायोलॉजिकल कंपोनेंट बना देते हैं, या केमिकल बना सकते हैं बायोलॉजिकली, जो क्या है, वो जो भी पॉल्यूशन हो रहा है या जो भी कंटामिनेशन हुआ है उसको रेमेडी मिल सके। ठीक है। तो बायो रेमिडिएशन इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आता है, प्लांट भी आता है। ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, to degrade the environmental contaminants into a less toxic forms। दो तरीका है, या तो पूरी तरह से खत्म हो जाए सारे कंटामिनेंट्स, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। हम लोग पूरी तरह से 100% पॉल्यूटेंट्स को नहीं मिटा सकते। जैसे देखते हैं टीवी में टिडोल जो होता है, कहता है 99% 99.9% जर्म्स को किल करेगा, है ना। तो पूरी तरह से हम लोग तो नहीं हटा सकते, लेकिन उसको जो टॉक्सिसिटी है या कंसंट्रेशन लेवल है उसको हम लोग डाइल्यूट जरूर कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी को कम जरूर कर सकते हैं। द माइक्रोऑर्गेनिज्म मे बी इंडिजिनस टू द कंटेमिनेटेड एरिया या फिर आइसोलेटेड फ्रॉम एल्सवेयर एंड ब्रॉट टू द कंटेमिनेटेड साइट। ठीक है। तो दोनों ही हो सकता है, जहां पर कंटेमिनेशन हो वहीं पर ग्रो हो रहा हो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर दूसरे जगह से उसको लाया जा रहा है, फिर उसको कंटेमिनेशन साइट पे लाकर उसको ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है। तो दोनों ही तरीका है। तो बायो रेमिडिएशन का इसीलिए दो स्ट्रेटेजीज कहा जाता है। एक होता है इन सेटू बायो रेमिडिएशन टेक्निक और एक होता है एक्स सेटू बायो रेमिडिएशन टेक्निक। इन सेटू बायो रेमिडिएशन टेक्निक में क्या होता है, तो इट इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट ऑफ द कंटेमिनेटेड मटेरियल एट द साइट। जो कंटेमिनेटेड साइट है वो वहीं पर, जिसका ओरिजिनल साइट है वो वहीं पर रहेगा, हम लोग वहीं पर ओरिजिनली ट्रीट करेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं इन सेटू बायोरेमिडिएशन टेक्निक्स। एक सेतु में क्या होता है, तो जनरली जो भी कंटेमिनेटेड साइट है हम लोग उसको उठाते हैं, एक तरह से पिकअप करते हैं और उसको ले चलते हैं एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में, जहां पर उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो वो छोटे एरिया के लिए किया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा एरिया है, कंटेमिनेशन हुआ है, तो ऑब्वियसली वहां पर इन सेतु मेथड ही वहां पर यूज आएगा, है ना। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, वो जानना जरूरी है। और ये जो मेथड्स है उसको हम लोग बहुत ब्रीफली समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। तो जो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली जो ईवीएस के स्टूडेंट हैं, एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये वीडियो उतना डिटेल में नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग बहुत ओवर व्यू लेंगे इस सब्जेक्ट का। तो सबसे पहला जो मेथड है इनसे तो बायो रेमिडिएशन टेक्निक है, वो है हमारा बायो वेंटिंग। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, तो इन दिस मेथड वी सप्लाई एयर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू वेल्स टू कंटामिनेटेड सॉइल टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस बैक्टीरिया। ठीक है। तो मिट्टी के अंदर में छोटे छोटे होल्स, मतलब वेल बनाया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, एयर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो डाला जाता है। ठीक है। और इसी के साथ जो जो भी कंटेमिनेटेड साइट है, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये जो पिंकिश एरिया है यहाँ कंटेमिनेटेड एरिया है, तो उसी के अंदर वेल बनाया जाता है। फिर उसमें एयर और न्यूट्रिएंट्स और
भी कल्चर मीडिया वगैरह डाला जाता है ताकि जो है इंडिजिनस बैक्टीरिया ग्रो कर सके। ठीक है, तो बैक्टीरिया ग्रो होगा तो ऑटोमेटिकली जो होगा ये जो कंटेमिनेटेड साइट है उसको वो लेस टॉक्सिक फॉर्म में कर देगा। ठीक है, तो इट इज यूज्ड फॉर सिंपल हाइड्रोकार्बन्स एंड कैन बी यूज्ड वेयर कंटेमिनेशन इज डीप अंडर द सरफेस। ठीक है, तो जहां पर जो कंटेमिनेशन हुआ है वो हाइड्रोकार्बन्स के कारण हुआ है, तो वैसे एरियाज में ये मेथड यूज किया जाता है, और जहां पर बहुत डीप है, डीप इनसाइड द सरफेस हो, तो ये मेथड यूज किया जाता है। सेकंड मेथड पे आ जाता है, वो है हमारा बायोस्पार्जिंग। ठीक है, बायोस्पार्जिंग भी मोरलेस सेम ही है। तो इसमें क्या करता है, तो इसमें हम लोग इंजेक्शन ऑफ एयर अंडर प्रेशर बिलो द वाटर टेबल टू इंक्रीज द ग्राउंड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन। तो ये बेसिकली एक्वाटिक कंटेमिनेटेड एरिया के लिए है, जिसमें हम लोग एयर अंडर प्रेशर जो है वो वाटर टेबल के नीचे जो है उसमें डाला जाता है, ताकि जो ग्राउंड वाटर है वहां तक जो है ऑक्सीजन जो है रीच आउट हो सके, और विच कैन इनहेंस द बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, क्योंकि वहां पर ग्राउंड वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, बायोलॉजिकल जो डिग्रेडेशन है कंटेमिनेशन का वो हो सकता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं बायोस्पार्जिंग। एक्वाटिक इकोसिस्टम में ज्यादा यूज किया जाता है। तीसरा जो इन सितु मेथड है वो है बायो ऑगमेंटेशन मेथड जो है। तो हियर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंपोर्टेड टू अ कंटामिनेटेड साइट टू एनहांस डिग्रेडेशन प्रोसेस। ठीक है, जो भी कंटामिनेटेड साइट है वहां पर डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, ठीक है, या कुछ जेनेटिकली इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उसको हम लोग बेसिकली जो भी कंटामिनेटेड साइट है वहां पर डाल देते हैं, ताकि डिग्रेडेशन जो प्रोसेस है पॉल्यूटेंट्स का वो आसानी से हो सके। तो बहुत सारे फंजाई जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक होता है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास पुटाइडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये फंजाई जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बायो रेमेडिएशन टेक्निक में। ठीक है, ये तो हो गए एन सेतु मेथड्स हो गया। अब एक्स सेतु मेथड्स में देखेंगे तो एक्स सेतु मेथड जैसे मैंने बताया कि रिमूवल ऑफ द कंटेमिनेटेड मटेरियल या साइट टू बी ट्रीटेड एल्सवेयर। उसका ओरिजिनल साइट पे उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ज़्यादातर लैब्स में लेकर आया जाता है, फिर वहाँ पर ट्रीट किया जाता है। तो ये छोटे लेवल पे ही होगा, अगर छोटा सा कंटेमिनेशन हुआ है तभी ये पॉसिबल है, बड़ा एरिया है तो कैसे लाया जा सकता है। इसमें कौन कौन सा मेथड है, तो इसमें है हमारा लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग एक मेथड होता है, ये बहुत, इसमें क्या किया जाता है, तो कंटेमिनेटेड सॉइल जो है इज एक्सावेटेड एंड स्प्रेड ओवर ए प्रिपेयर्ड बेड एंड periodically tilled until the pollutants are degraded। ठीक है, तो पहले से ही एक जो होता है एक कल्चर मीडिया होता है, ठीक है, एक बेड जो होता है जिसको आसान लिटरल मीनिंग में बेड कहा जाता है, लेकिन कल्चर मीडिया होता है, इसमें बहुत सारे यहाँ पर ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, बनाया जाता है, और उसमें क्या होता है वो बेड बनाया जाता है, और जो भी सॉइल कंटेमिनेटेड है उसको वहाँ पर मिक्स किया जाता है, और बार बार क्या है, रेगुलर इंटरवल पे उस सॉइल को जो मिक्सचर है उसको टिलेज किया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है सही तरह से, ताकि ऑक्सीजन भी अंदर जा सके। ठीक है, और इससे क्या होगा, तो द गोल इज टू स्टिमुलेट indigenous biodegradable microorganisms and facilitate aerobic degradation of the contamination। बार बार टीलिंग करने का मतलब ही ये है ताकि ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन मिलेगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जो भी पॉल्यूटेंट्स है उनका डिग्रेडेशन प्रोसेस और जल्दी फास्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है लैंड फार्मिंग मेथड। ठीक है, दूसरा है बायोपाइल्स। तो इन दिस मेथड हाइब्रिड लैंड फार्मिंग एंड कंपोस्टिंग का ये एक जो हाइब्रिड मेथड है, लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग वाला जो बात था वो प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, तो एसेंशियली इंजीनियर्ड सेल्स आर कंस्ट्रक्टेड एज एरेटेड कंपोस्टेड पाइल्स। ठीक है, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेथड से बेसिकली ये एरेटेड कंपोस्टेड पाइल्स बनाया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर बेड की बात की जा रही है इसी का एडवांस्ड वर्जन है बेसिकली। टिपिकली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस कंटेमिनेशन विद पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन। जहां पर भी सरफेस कंटेमिनेशन हुआ है सॉइल वगैरह का विद पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स, इसके लिए ये बायोपल्स मेथड जो है ये यूज किया जाता है। फिर तीसरा देख ले सकते हैं जैसे कि बायोरिएक्टर्स। तो बायोरिएक्टर्स जिस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होते हैं, तो बायोरिएक्टर भी बहुत आसान नहीं है, ये देख सकते हैं बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल मटेरियल, सॉइल सेडिमेंट और स्लज और वाटर थ्रू एन इंजीनियर्ड कंटामिनेंट सिस्टम।
तो ये पूरी तरह से एक इंजीनियर्ड एक सिस्टम बनाया जाता है जिसमें बहुत सारा इनलेट आउटलेट होता है, जहाँ पर एजिटेशन एक मिक्सचर होता है, जहाँ पर मिक्स होता है ताकि ऑक्सीजन आ सके, है ना? और एक थर्मल कोटिंग होती है, जैक सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली इंजीनियर्ड एक रिएक्टर बनाया जाता है जिसमें जो भी कंटेमिनेटेड है, सॉइल है, सेडिमेंट है, स्लज है या कंटेमिनेटेड पानी है, सबको यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और बहुत कम ही जगह इसके फैसिलिटीज भी है। और कंपोस्टिंग मेथड तो एक है अलग, जिसमें हम लोग वो भी एक सेतु मेथड है। ठीक है, और इसके बारे में पहले से ही मैंने बता दिया, कंपोस्टिंग एज वेल एज वर्मी कंपोस्टिंग दोनों ही मेथड। ठीक है, अब आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोचेस जो है। ठीक है, तो ये तो हो गया बायो रेमिडिएशन टेक्निक्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोचेस में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो का मतलब ही है, मतलब इसमें क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ज्यादातर हम लोग पेड़ पौधे यूज करेंगे, प्लांट्स यूज करेंगे। तो फाइटो रेमिडिएशन इज यूज ऑफ प्लांट्स टू रिमूव कंटेमिनेंट फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ये कैपेसिटी होती है ताकि जो भी कंटेमिनेंट वो सॉइल से या पानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, वो अपने पास खींच लेता है एक तरह से। ठीक है, तो ये वही मेथड है। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है फाइटो एक्सट्रैक्शन या फिर फाइटो एक्यूमुलेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एक्यूमुलेट कंटेमिनेंट्स इनटू रूट्स एंड अबव ग्राउंड शूट और लीव्स। ठीक है, तो जो भी कंटेमिनेटेड साइट होता है वहां पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट लगाया जाता है, जो क्या करता है, वो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं या स्टेम्स होते हैं, वो जितने भी कंटेमिनेटेड साइट्स होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, उन सबको वो क्या करता है, एक्यूमुलेट कर लेता है या एक्सट्रैक्ट कर लेता है अपने अंदर में। ठीक है, तो फाइटो एक्सट्रैक्शन एंड फाइटो एक्यूमुलेशन सेम थिंग है। फिर फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन और फाइटो डिग्रेडेशन। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, तो इट रेफर्स टू द अपटेक ऑफ ऑर्गेनिक कंटामिनेंट फ्रॉम सॉइल, सेडिमेंट और वाटर एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन टू मोर स्टेबल, लेस टॉक्सिक एंड लेस मोबाइल फॉर्म। तो ये भी वही है, पहले तो एक्सट्रैक्ट करेगा या एक्यूमुलेट करेगा फ्रॉम द सॉइल, वाटर, जो भी जहां पर भी कंटामिनेशन हुआ, और उसको एक्सट्रैक्ट करके क्या कर देगा, तो जो कंसंट्रेशन है या जो टॉक्सिसिटी है उस पॉल्यूटेंट को, उसको धीरे धीरे ये कम करेगा और वो स्टेबल फॉर्म में लाएगा, स्टेबल, लेस टॉक्सिक और लेस मोबाइल फॉर्म में। लेस मोबाइल फॉर्म में लाने से क्या होगा, वो स्टेबलाइज हो जाएगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, मोबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो मोबिलिटी खत्म हो जाएगी तो वो दूसरे जगह को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा या कंटेमिनेट नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फाइटो डिग्रेडेशन। फिर नेक्स्ट मेथड इज फाइटो स्टेबिलाईजेशन। इसमें वही मोबिलिटी वाली बात आती है। तो इट इज अ टेक्निक इन विच प्लांट रिड्यूसेस द मोबिलिटी एंड माइग्रेशन ऑफ द कंटेमिनेटेड सॉइल। ठीक है, तो स्टेबिलाईज कर देते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें माइक्रोराइजल एसोसिएशंस होते हैं प्लांट्स के साथ में, रूट्स के साथ में, जो कि होल्ड करके रखता है उस कंटामिनेंट्स को, और वो मूव करने नहीं देता है। तो लीचेबल कंस्टिट्यूएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड बाउंड इनटू द प्लांट स्ट्रक्चर, जो मैं बोल रहा था, रूट स्ट्रक्चर्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, सो दैट दे फॉर्म ए अनस्टेबल मास ऑफ प्लांट फ्रॉम विच कंटामिनेंट्स विल नॉट री एंटर इनटू द एनवायरमेंट। तो वो होल्ड करके प्लांट्स के रूट में बन जाता है और प्लांट्स के रूट्स उसको होल्ड करके रखते हैं, मूवमेंट जो है, मोबिलिटी उसको बिल्कुल भी बंद कर देता है। तो इस मेथड से भी मेथड्स बहुत सारे हैं। फिर फाइटो डिग्रेडेशन और राइजो डिग्रेडेशन जिसकी बात की जा रही है, तो इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कंटामिनेंट्स थ्रू द एक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टिंग इन द राइजोस्फीयर। ठीक है, तो राइजोस्फीयर्स जो होता है बेसिकली जो सॉइल के जो रूट्स होते हैं, ठीक है, रूट्स का जो पूरा एक वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है, आसपास का जो कीड़े मकोड़े, रूट्स, रूट हेयर, ये सब जो प्रेजेंट होता है उसको कुल मिला के कहा जाता है राइजोस्फीयर्स। ये रूट सिस्टम में होता है। ठीक है, तो इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द कंटामिनेंट थ्रू द एक्टिविटी एग्जिस्टिंग इन द राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर में ऐसा क्या होता है, तो इसमें प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स जो प्रोड्यूस होता है बाय द प्लांट्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, और बाय द सॉइल ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, बहुत सारे ऐसा सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से प्रोटीन से एंजाइम्स, सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट एंड फंजाई, जो कि कंटामिनेंट्स को तोड़ने लगते हैं, उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में डिग्रेड करने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट होता है ये राइजोस्फीयर में होता है, इसीलिए इसको राइजो डिग्रेडेशन कहा जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ रूट सिस्टम में ही होता है, शूट वगैरह में, लीफ में कुछ नहीं होता है। राइजो फिल्ट्रेशन भी मोर और लेस सिमिलर थिंग है राइजो डिग्रेडेशन का। तो ये होता है, इट इज इन water remediation technique that involve the uptake of contaminants by the plant roots. Rhizofiltration is used
टू रिड्यूस द कंटेमिनेशन इन द नेचुरल वेटलैंड्स एंड एस्चुरीज एरिया। ठीक है, तो ये एक्वाटिक सिस्टम में ज्यादातर राइजोफिल्ट्रेशंस होते हैं। तो ऐसे प्लांट लगाए जाते हैं जिनके रूट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स प्रोटीन्स बनाते हैं जिससे वो क्या करता है, कंटामिनेट्स को तोड़ते रहता है, सिंपलर फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में तोड़ते रहता है। फिर माइक्रो रेमेडिएशंस भी सेम थिंग है। राइजोस एक्चुअली राइजोस्फीयर जो है, या जिसको जो रूट सिस्टम में होता है बेसिकली, माइक्रो रेमेडिएशंस है, जहां पर भी आपको माइको शब्द सुनाई दे, ये होगा माइको मीन्स ये रिलेटेड है फंजाई। ठीक है, तो फंजाई जो होता है, बहुत सारे जो फंजाई होते हैं देखते हैं, जो हम लोग कुछ कुछ फंजाई खाया भी जाता है, लेकिन 99% जो फंजाई होता है वो खाने लायक नहीं होता और वो पॉइजनस होता है। और ये क्या होता है, ये डेट्रीवोर्स है, ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है। और इसके जो फंजाई जो होते हैं उसका जो रूट स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली, जिसको हाइफल बोलते हैं, रूट, है ना। फंजाई के माइसीलियम जो होते हैं वो नेटवर्क बना देते हैं, इस तरह से पूरा तरह से एक नेटवर्क बन जाता है। इस फोटो में भी देख सकते हो, बहुत एक नेटवर्क बन जाता है। तो in mycoremediation technique is a form of bioremediation in which fungi are used to decontaminate the area। तो जो फंगल हाइफे होता है, ठीक है, जो फंगल हाइफे बेसिकली जो एक रूट्स के तरह समझ सकते हैं, जड़ों के तरह, ये होल्ड करके रख लेता है कंटामिनेशन को। तो ये मूवमेंट जो है नहीं बढ़ने देता। फिर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं जो कंटामिनेंट्स को तोड़ते रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग मेथड्स है। माइक्रोफिल्ट्रेशन जो है उसमें भी यही सिमिलर प्रोसेस है, यूजिंग फंगल माइसीलियम और टू फिल्टर द टॉक्सिक वेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सॉइल इन वाटर इन सॉइल। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जब वाटर फिल्ट्रेशन होता है, जो सीवेज वाटर होता है, उसमें भी बहुत सारे एल्गी फंजाई को ग्रो किया जाता है जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जगह में आप देख सकते हैं, बहुत सारे जो प्लांट होते हैं, जैसे वाटर हैसिन जो प्लांट है, टेरर ऑफ बंगाल, वो भी बहुत सारे हार्मफुल कंटामिनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कुछ हद तक उसके एडवांटेज भी होते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ऑब्वियसली ज्यादा होता है। फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं बायोरेमिडिएशन के। तो एडवांसेस में है useful for complete destruction of a wide variety of contaminants. Obviously the complete destruction of target pollutants is possible, less expensive होता है, and environment friendly होता है, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा नहीं होगा। हाँ, ऑब्वियसली रिसर्च में, R&D में पैसा शुरू में लगेगा, लेकिन एक बार हो जाएगा तो लेस एक्सपेंसिव है एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम लोग केमिकल मेथड यूज करेंगे तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होगा। ठीक है, और जो टारगेट पॉल्यूटेंट्स है वो भी बहुत बार क्या होता है, मिस हो जाता है। जो टारगेट वाला नहीं है वो भी किल हो जाता है ना। तो बहुत सारे ऐसे कंटामिनेंट हैं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होता है। जैसे अगर कंटामिनेंट में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, तो वो प्लांट को ऑब्वियसली हेल्प करेगा। तो लेकिन अगर कोई हेवी मेटल्स वगैरह है तो वो टारगेट पॉल्यूटेंट हो सकते हैं, तो उसको किल करना जरूरी है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज देखते हैं बायोरेमिडिएशन के। तो बायोरेमिडिएशन इज लिमिटेड टू दोज कंपाउंड दैट आर बायोडिग्रेडेबल, सबसे मेन यही है। तो इसीलिए बायोलॉजिकल मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। अब केमिकल जहाँ यूज होता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वहां पर हम लोग केमिकल मेथड जो है, सिंथेटिक मेथड ज्यादा यूज करते हैं। नॉट ऑल कंपाउंड्स आर ससेप्टेबल टू रैपिड एंड कंप्लीट डिग्रेडेशन, ये मैंने बताया। तो ऐसा नहीं होता कि 100% पूरी तरह से डिग्रेड या उसको खत्म किया जा सकता है, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। बायोलॉजिकल प्रोसेस आर ऑफन हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, हाईली स्पेसिफिक भी होता है, बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे होता है, नेचुरली होता है, तो इसमें टाइम भी बहुत लगता है। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सट्रापोलेट फ्रॉम बेंच एंड पायलट स्किल स्टडीज टू फुल स्केल फील्ड ऑपरेशन, है ना। तो ये लैब्स में तो बहुत आसान से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन जब उसको एक लार्ज एरिया में किया जाता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करनी पड़ती है और उतना अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलते भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत बार क्या होता है, केमिकल मेथड जो है ज्यादातर यूज किया जाता है ना, क्योंकि वो फास्ट होता है और जल्दी जल्दी उसका काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं होता है। बायोरेमिडिएशन ऑफन टेक्स लॉन्गर टाइम देन अदर ट्रीटमेंट प्रोसेस, जैसे मैंने बताया। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं, दूसरा जो मेन टॉपिक है वो हमारा एसिड रेन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एसिड रेन इज द रेनफॉल दैट हैज बीन एसिडिफाइड, वैसी बारिश जो कि एसिडिफाइड हो गई है। तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिएक्ट विद द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर।
तो बहुत बेसिक चीज है। जब एटमॉस्फेयर में सल ऑक्साइड ऑफ सल्फर यानी सॉक्स और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन नॉक्स, इन दोनों जो है, अगर मॉइस्चर उसको मिल जाता है एटमॉस्फेयर में, उसके बाद क्या होता है, ऑब्वियसली एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। तो इट इज रेन विद पीएच लेस देन 5.6। तो एसिड रेन का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्मल बारिश होती है वो 6.5 से लेकर 7 के बीच में होता है, या 6 से लेकर 7 के बीच में उसका पीएच होता है। लेकिन एसिड रेन का जो होता है वो 5.6 या 5.5 से भी कम होता है। ठीक है, तो जितना कम होगा, 1 होगा, 2 होगा, वो और ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो इसका जो लिमिट है वो है 5.6। 5.6 या 5.7 से ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली वो एसिड रेन में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, एसिड रेन इज पर्टिकुलरली डैमेजिंग टू लेक, स्ट्रीम्स, फॉरेस्ट एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द इकोसिस्टम। और ये कहाँ कहाँ डैमेज करेगा, तो जहां जहां बारिश होगा उसके नीचे जो भी कुछ आ रहा है सबको ही डैमेज करेगा, चाहे वो पेड़ पौधा हो, गाड़ी हो, रास्ते हो, बिल्डिंग्स हो, वाइल्ड एनिमल्स हो, सबको ही ये खराब होगा। ठीक है, तो जहां जहां बारिश होगा ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब टाइप्स ऑफ एसिड डिपोजिशन देख सकते हैं, तो दो टाइप्स के बेसिकली होते हैं। एक तो वेट एंड ड्राई मेथड होता है। ठीक है, तो वेट डिपोजिशन में क्या होता है, तो if the acid chemicals in the air are blown into the air where weather is wet। ठीक है, जो एसिड, जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, वो ऐसी जगह में आ गए हैं जहां पर एटमॉस्फेयर जो है वहां पर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है या बारिश ऑलरेडी हो रहा है। तो द एसिड्स कैन फॉल टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, फॉग एंड मिस्ट। तो वो क्या था, मॉइस्चर अगर रहेगा तो वो क्या होगा, हवा में ही, एटमॉस्फेयर में जो है वो मॉइस्चर मिल गया तो वो एसिड के फॉर्म में बन जाएगा, वहीं पर एसिड बन जाएगा और वो एसिड ही गिरेगा। एक्चुअली एसिड ही गिरेगा इन अलग अलग फॉर्म्स में, इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, फॉग, मिस्ट, ये हो सकता है। तो इस मेथड को मेनली वेट डिपोजिशन कहा जाता है। तो एज द एसिडिक वाटर फ्लोज ओवर थ्रू द ग्राउंड इट अफेक्ट्स अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल, जैसे मैंने बताया। द स्ट्रेंथ ऑफ द इफेक्ट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो इंक्लूडिंग हाउ एसिडिक द वाटर है, कितना ज्यादा एसिडिक है। ऑब्वियसली अगर किसी का 1 पीएच है या किसी का 2 है तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, ये बहुत ज्यादा हार्म कॉज करेगा। द केमिस्ट्री एंड बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो इन्वॉल्व। ठीक है, जो सॉइल की जो उसका पीएच क्या है तो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर सॉइल का पीएच अल्कलाइन है तो बैलेंस आउट हो जाएगा। अगर सॉइल का पीएच ऑलरेडी एसिडिक है तो और एसिड गिरेगा तो वो और एसिडिफाइड हो जाएगा, है ना। तो बफरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। फिर द टाइप्स ऑफ फिशेस, ट्रीज एंड अदर लिविंग थिंग्स दैट रिलाई ऑन द वाटर। ठीक है, जो क्रिएचर्स डिपेंडेंट है, एक्वाटिक क्रिएचर्स या जो सॉइल पे डिपेंडेंट, वो भी उन सब के जो है डिपेंडेंट है ना। फिर प्रेसिपिटेशन रिमूव्स गैसेस एंड पार्टिकल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय टू प्रोसेस। तो दो प्रोसेस कौन कौन से हैं, तो एक है रेन आउट और दूसरा है वॉश आउट। तो रेन आउट में क्या होता है, तो इन विच द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पार्टिकल्स इनटू क्लाउड ड्रॉप्स व्हिच फॉल्स टू द ग्राउंड। और वॉश आउट में होता है विच ऑकर्स व्हेन द मटेरियल बिलो द क्लाउड इज स्वेप्ट डाउन बाय द रेन और स्नो इट फॉल्स। तो आसान भाषा में बताता हूँ। तो रेन आउट में क्या होता है, ये जो भी गैस पार्टिकल्स है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्लाउड्स में ही मिक्स हो जाते हैं, ये क्लाउड्स के अंदर ही ये मिक्स हो जाते हैं और वो फिर डायरेक्टली वो गिरते हैं। और वॉश आउट में क्या होता है, ये क्लाउड्स के नीचे रहता है बेसिकली। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, क्लाउड्स के नीचे रहता है, फिर ये वॉश आउट होता है। तो ये अंतर है बिटवीन रेन आउट एंड वॉश आउट। ठीक है, ये हो गया हमारा वेट डिपोजिशन मेथड। अब ड्राई डिपोजिशन में क्या होता है, तो ये वेदर पर डिपेंड करता है ज्यादातर। वेदर में अगर मॉइस्चर है तो वेट डिपोजिशन होगा, जहां ऑलरेडी बारिश हो रही है वहां पर वेट डिपोजिशन होगा। ड्राई जहां पर सूखा है, एनवायरमेंट बहुत दूर है, तो ज्यादातर जो कोस्टल एरिया से दूर होते हैं वहां पर ड्राई डिपोजिशन देखा जाता है। जो कोस्टल एरिया के नजदीक होते हैं वहां पर हमें वेट डिपोजिशन ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, so in areas where weather is dry, the acid chemicals may become incorporated into the dust or smoke and fall onto the ground through dry deposition, sticking to the ground, buildings, vegetations, car। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्मोक, डस्ट जो भी प्रेजेंट होता है उसी के साथ में ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाते हैं और वो फिर ग्राउंड्स पे, बिल्डिंग्स पे, वेजिटेशंस पे, पेड़ पौधे पे चिपक के रह जाते हैं। फिर जब बारिश होती है तब ये मिक्स होते हैं और फिर एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो ड्राई डिपोजिशन गैसेस, deposited gases and particles can be washed through these surfaces by rainstorm through rain off। ठीक है, तो ड्राई डिपोजिशन जो होता है वो रिलेटिवली लेस हार्मफुल होता है
ठीक है। वेट डिपोजिशन मेथड जो पहले से ही एसिड बन के गिर रहा है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा हार्म करेगा। इस मेथड में थोड़ा बहुत रिलेटिवली ये थोड़ा सेफर होता है। दिस रन ऑफ वाटर मेक्स द रिजल्टिंग मिक्सचर मोर एसिडिक, ठीक है, एंड अबाउट हाफ ऑफ द एसिडिटी इन द एटमोस्फेयर फॉल्स बैक टू द अर्थ थ्रू ड्राई डिपोजिशन। देख सकते हैं ज्यादातर ऐसा ही है, ठीक है। ये क्योंकि कोस्टल एरियाज में एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत हद तक क्लीन रहता है ना, वहां पर इस तरह का सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा इवोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि वहां पर हमेशा बारिश होते रहता है तो सारा ये वॉश आउट होते रहता है। ड्राई डिपोजिशन ज्यादा इसीलिए होता है। फिर सोर्सेस ऑफ कंपाउंड कॉजिंग एसिड रेन क्या क्या है, तो सल्फर मेन है, सल्फर और सल्फर के कंपाउंड्स। अब सल्फर जो है नेचुरल सोर्सेज भी है, मैनमेड सोर्सेज भी है। नेचुरल सोर्सेज जैसे कि सी हो गया, ओशन हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन से भी होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द सॉइल जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये कम होता है लेकिन होता है, ये नेचुरल सोर्सेस है। अब मैनमेड सोर्सेज तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल हो गया, 60% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से हो रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बर्निंग से होता है। स्मेल्टिंग ऑफ द मेटल सल्फाइड ओर्स टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स, है ना, तो मेटल सल्फाइड ओर्स मेटलर्जी में ये बहुत ज्यादा होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन मेटलर्जिकल केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, इन सब में जो है मैनमेड जो है सोर्स है सल्फर या सल्फर के कंपाउंड्स रिलीज करने के। फिर सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड्स के बाद आ जाता है नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसमें भी दो ही है, नेचुरल और सिंथेटिक, एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन। तो नेचुरल मेथड में लाइटनिंग हो गया, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो गया, जो नाइट्रोजन साइकिल वाला मैं बताया था, है ना। एंथ्रोपोजेनिक में फॉरेस्ट फायर, कंबशन ऑफ ऑयल कोल गैसेस, जो व्हीकुलर एमिशंस होता है उसमें से ऑब्वियसली नाइट्रोजन ऑक्साइड और अदर कंपाउंड जो है वो रिलीज होते हैं। फिर तीसरा जो है, तो मेन कंपाउंड्स एसिड रेन में नाइट्रोजन और सल्फर के ही ऑक्साइड होते हैं, लेकिन कुछ कुछ और भी होता है, लेकिन बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है, जैसे कि कुछ फॉर्मिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं। तो biomass burning due to forest fire can cause emission of formic acids and formaldehydes into the atmosphere. तो formic acid HCOOH और formaldehyde HCHO, तो ये सब भी कभी कभी होते हैं, लेकिन इनका अमाउंट जो होता है बहुत कम होता है। लार्ज फ्रैक्शन ऑफ formaldehydes get into photo oxidation and forms formic acid in the atmosphere. तो ये जो है फॉर्मल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज होके मेनली फॉर्मिक एसिड बन जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्मिक एसिड। दीज आर द मेन कंपाउंड्स दैट कैन कॉज एसिडिफिकेशन ऑफ रेन इन द एटमॉस्फेयर। तो तीन जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अदर एसिड जो है जैसे कि क्लोरीन, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे भी गैस जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये हेल्प करते हैं एसिड रेन फॉर्मेशन में, ठीक है। तो लेकिन जो मेन मेन है दो तो हमेशा याद रखना, सॉक्स एंड नॉक्स, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन में। और इसमें भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाए तो सॉक्स जो है सबसे ज्यादा कॉज होता है, ठीक है। फिर एसिड रेन सिचुएशंस अगर इंडिया में देखा जाए तो फर्स्ट रिपोर्ट जो हुआ था एसिड रेन का केम फ्रॉम बॉम्बे इन 1974, ठीक है, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुआ था, है ना। शुरू शुरू में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी एरिया से स्टार्ट हुआ है लगभग, ठीक है। तो इंस्टेंसेस ऑफ एसिड रेन हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, व्हीकुलर एमिशन बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रीज है, वहां पर आपको जहां पर भी एयर पॉल्यूशन है ना, वहां पर एसिड रेन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इन इंडिया द एनुअल सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन हैज ऑलमोस्ट डबल्ड इन द लास्ट डेकेड। ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का तो ट्रिपल हो चुका है, इतना हो गया। फिर लोअरिंग ऑफ सॉइल पीएच इज रिपोर्टेड फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल कर्नाटका, केरला, पार्ट्स ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। जनरली जो इंडियन सॉइल का पीएच होता है स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है, मतलब उनका पीएच जो होता है 7 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो पीएच लेवल है वो धीरे धीरे एसिडिक बनते जा रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशंस बन गया। और ये तो फोटो आइकॉनिक है, आज से 10-15 साल पहले अगर देखते हैं ताजमहल तो पूरा पीला लगता था, ठीक है, क्योंकि ये जो व्हाइट मार्बल्स या टाइल्स जो है बेसिकली, ये जब भी एसिड रेन गिरते हैं तो उसके साथ कांटेक्ट में आकर ये इस तरह के कंपाउंड्स बनाने लगते हैं, है ना। और इस कंपाउंड के कारण जो है मार्बल्स टाइल जो है वो खराब होने लगते हैं।
जिस तरह से नॉर्मली अगर देखा जाए ह्यूमन माउथ में जो हमारे दांत होते हैं, कि अगर कोई रेगुलरली ब्रश नहीं करता तो खाना जो है वो दांतों में फंस जाता है। दांतों में फंसता है तो सड़ने लगता है खाना, खाना सड़ने लगता है तो एसिड का फॉर्मेशन होता है, और एसिड का फॉर्मेशन होता है तो दांत जो है वो खराब होने लगता है, कैविटीज बनने लगती है, या पीलापन जो होता है ना, ये सब इसी कारण से है। तो ये बहुत मोर और लेस जो है सेम थिंग है यहाँ पर भी। अब अगर मेन केमिस्ट्री देखा जाए एसिड रेन में स्टेप्स क्या क्या है तो वो देखिए। द एटमॉस्फेयर रिसीव्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन फ्रॉम नेचुरल एंड मैनमेड सोर्स बोथ। ठीक है, एटमॉस्फेयर में आ चुका है ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो सम ऑक्साइड फॉल बैक डायरेक्टली टू द ग्राउंड, कुछ आ जाएंगे ड्राई डिपोजिशन के फॉर्म में, और कुछ आ जाएंगे हमारे वेट डिपोजिशन के फॉर्म में, इधर क्लोज टू द प्लेस ओरिजिन और सम डिस्टेंस। अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो क्या होगा, जो भी ये ऑक्साइड है वो दूर तक फैल सकता है, या विंड स्पीड नहीं है, जो लोकल एनवायरमेंट है, क्लाइमेट है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, फिर सनलाइट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ फोटो ऑक्सीडेंट, जैसे कि ओजोन का फॉर्मेशन, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया, तो फोटो ऑक्सीडेंट्स जैसे ओजोन जो है वो और प्रोमोट करता है। तो these photoxidant interact with the oxides of sulfur, nitrogen to produce H2SO4 and HNO3 यानी सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और ये काफी ज्यादा कंसेंट्रेटेड एसिड होते हैं, मिनरल एसिड्स हैं ये सारे। ठीक है, तो जो फोटो ऑक्सीडेंट है ओजोन, ये भी क्या करता है, हेल्प करता है एसिड रेन में। तो ओजोन विद द हेल्प ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये मिक्स करके जो है ये हार्मफुल मिनरल एसिड जो है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। देखिए फोटो ऑक्सीडेशन का काम ही यही है। एसिड एंड कंटेनिंग आयंस ऑफ सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम एंड हाइड्रोजन फॉल्स एज वेट डिपोजिशन। तो अलग अलग आयन जो है मेनली गिरते हैं अलग अलग एरियाज में, और इस तरह से जो है एसिड रेन मेनली होती है। तो अब आते हैं इम्पैक्ट क्या क्या होता है, तो सॉइल पे किस तरह से एसिड रेन इम्पैक्ट करता है। तो द एक्सचेंज बिटवीन द हाइड्रोजन आयन एंड द न्यूट्रिएंट कैटायंस लाइक पोटेशियम एंड मैग्नीशियम इन द सॉइल causes leaching of the nutrient making the soil infertile। तो जो एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है, क्योंकि एसिड रेन में ऑब्वियसली H प्लस आयंस ज्यादा गिरेंगे, तो H प्लस आयन जो है सॉइल में ज्यादा हो गए हैं, और न्यूट जो कैटायंस है पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब जो है बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट जो भी न्यूट्रिएंट बचे होते हैं वो लीच डाउन हो जाते हैं, नीचे तक चल जाते हैं। तो ऊपर जहां पर खेती बाड़ी होती है उस लेयर में सॉइल में कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं रहता, तो फर्टाइल जो है फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है आसान भाषा में। दिस इज accompanied by decrease in the respiration of the soil of microorganisms। ठीक है, तो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी रेस्पिरेशन भी डिक्रीज होती है। एंड इंक्रीज इन अमोनिया इन द सॉइल ड्यू टू डिक्रीज इन अदर न्यूट्रिएंट डिक्रीजेस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो जैसे मैंने बताया अमोनिया का कंसेंट्रेशन जो है बढ़ जाता है एसिड रेन के बाद में। ठीक है, तो बाकी जो है इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है, कैटायंस है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनका कम हो जाता है, तो there will be a decrease in the rate of decomposition। फिर नाइट्रेट लेवल ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो फाउंड टू बी डिक्रीज। नाइट्रेट ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल रहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह में, फर्टिलिटी में, तो इसका भी कंसेंट्रेशन जो है डिक्रीज होने लगता है। द इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन सॉइल इन इज लेस इन इंडिया, जैसे मैंने बताया क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉइल जो है अल्कलाइन नेचर के होते हैं, तो बफरिंग एबिलिटी जो है वो हो जाता है। फिर अब वेजिटेशन पे किस तरह से एसिड रेन इम्पैक्ट करता है, तो देखिए, तो एसिड रेन अफेक्ट्स ट्रीज एंड अंडरग्रोथ इन फॉरेस्ट इन सेवरल वेज। किस तरह से होगा, तो द टिपिकल ग्रोथ डिक्रीजिंग सिम्टम जो होते हैं, ज्यादातर क्या होता है वेजिटेशन जो होता है वो खराब ही होता है, क्योंकि किसी भी पेड़ पौधे पे अगर एसिड गिर रहा है तो ऑब्वियसली वो खराब होगा, उसकी डेथ होगी, है ना। तो क्या क्या सिम्टम्स मेनली देखने को मिलते हैं, तो डिसकलरेशन एंड लॉस ऑफ फोलियर बायोमास। ठीक है, तो कलर जो है पत्तों वत्तों का चेंज होने लगता है, या जो फोलियर मास है पेड़ पौधे में जो पत्ते होते हैं तो उनका बायोमास जो है वो कम होने लगता है। लॉस ऑफ फीडर रूट बायोमास स्पेशली इन कॉनिफर्स होता है। फिर प्रीमैच्योर सेनेसेंस यानी पेड़ जो होते हैं जल्दी जल्दी उनकी एजिंग होने लगती है, उसके कारण क्या होता है जो पत्ते होते हैं तो झड़ने लगते हैं बहुत जल्दी से।
ठीक है। इंक्रीज इन सक्सेप्टिबिलिटी ऑफ डैमेज टू सेकेंडरी रूट्स एंड फोलियर पैथोजेंस, ठीक है, जो रूट्स है वहां पर इन्फेक्शन बहुत जल्दी आसानी से हो जाएगा। फिर डेथ ऑफ हर्बेशियस वेजिटेशंस बीनीथ अफेक्टेड ट्रीज, ठीक है, फिर जो आसपास छोटे छोटे हर्ब्स वाले पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, वो भी पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। फिर प्रोडिजियस प्रोडक्शन ऑफ लाइकेंस ऑन द अफेक्टेड ट्रीज, ठीक है, लाइकेंस का प्रोडक्शन होने लगता है। एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ द अफेक्टेड ट्रीज। तो ये जो होते हैं मेनली सिम्टम्स होते हैं एसिड रेन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे किस तरह से होता है। तो पीएच मेनली डिटरमाइंस द प्रोलिफरेशन ऑफ एनी माइक्रोबियल स्पीसीज, ठीक है, पीएच ऑप्टिमम पीएच लेवल रहेगा तभी जो है माइक्रोबियल स्पीसीज का प्रोडक्शन जो है बढ़ेगा, ठीक है। एंड माइक्रोबियल स्पीसीज का बढ़ना सॉइल में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसको उस पूरे जो सॉइल की जो बायोटा है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्टिमम पीएच ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ इज नियरली न्यूट्रलिटी, है ना, 7 के आसपास रहता है। मोस्ट फंजाई प्रेफर एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट। लेकिन जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इन सबको जो है ये अल्कलाइन एनवायरनमेंट पसंद आता है, ठीक है। सो आफ्टर अ लॉन्ग रेन रन ऑफ एसिड रेन क्या होगा, तो सॉइल में जो है एसिड कंसेंट्रेशन बढ़ गया है, एसिड कंसेंट्रेशन बढ़ गया है मतलब फंजाई का जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो माइक्रोबियल स्पीसीज इन द सॉइल एंड वाटर विल शिफ्ट फ्रॉम बैक्टीरिया बाउंड टू फंजाई बाउंड। तो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन कम हो जाएगा, फंजाई का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि फंजाई को एसिडिक एनवायरनमेंट पसंद है, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का कम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इसेंशियल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, है ना, जिस जो फर्टिलिटी बढ़ाते हैं सॉइल की, वही कम हो जा रहा है, ठीक है। दिस causes a delay in decomposition of soil organic material and an increase in the fungal diseases, aquatic life and forest, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रेट जो है वो कम हो जा रहा है, डिले हो रहा है, एंड साथ ही साथ जो फंगल डिजीजेस है एक्वाटिक लाइफ फॉरेस्ट में, ये बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, क्योंकि फंगल ग्रोथ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फंगल डिजीज भी बढ़ेगा। तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इस तरह से इम्पैक्ट होता है एसिड रेन का। वाइल्ड लाइफ पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन हमें बहुत पता नहीं होता, डिफिकल्ट मतलब डॉक्यूमेंट करना उतना आसान नहीं है। लेकिन देखते हैं जैसे कि एसिड रेन कैन डायरेक्टली अफेक्ट द एग्स एंड टैडपोल ऑफ द फ्रॉग्स। जो टैडपोल्स होते हैं, छोटे छोटे फ्रॉग्स के एग्स होते हैं, सैलमेंडर्स के, दैट ब्रीड इन द स्मॉल फॉरेस्ट पॉन्ड। क्योंकि जो लेक्स होते हैं वो क्या हो जा रहा है, वो एसिडिफाइड हो जा रहा है। लेक्स में एसिड वाला पानी मिलेगा तो क्या होगा, एसिडिफाइड लेक्स बन जाएगा। तो वहां पर ये जो टैडपोल्स है ये हैच नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं उसी समय। It has been also postulated that acid rain can indirectly affect the wildlife, है ना, by allowing metal bounds on soil and sediment to be released into the aquatic environment before, where toxic substances may be ingested by animals like birds। तो जो मैं बायो, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, बायो एक्यूमुलेशन की बात कर रहा था मैं, फिर बायो मैग्निफिकेशन की बात कर रहा था। बहुत सारे प्लांट एनिमल जो है, सेल फिश वगैरह, ये क्या करते हैं, हेवी मेटल जो है, आयंस जो है, एसिड जो है वो अपने बॉडी में इनटेक कर लेते हैं या एक्यूमुलेट कर लेता है, और वही अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली फूड चेन में आएगा और अल्टीमेटली हमें भी दिक्कत होगी। अदर जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है एसिड रेन ऑन वाइल्ड लाइफ आर लॉस और ऑल्टरेशन ऑफ फूड एंड हैबिटेट रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अदर इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है ऑल्टरेशन ऑफ फूड एंड हैबिटेट रिसोर्सेज, जो क्रिएचर्स हैं वो उनका भी हैबिटेट पूरी तरह से छिन जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर ह्यूमंस पे तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बाकी सब अगर सॉइल पे इम्पैक्ट हो रहा है, लेक्स पे, रिवर्स, एक्वाटिक बॉडीज पे हो रहा है, वाइल्ड लाइफ पे हो रहा है, वेजिटेशन पे हो रहा है, तो ह्यूमंस क्यों बचेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस वन इज बैड स्मेल, रिड्यूस्ड विजिबिलिटी, इरिटेशन ऑफ द स्किन, आईज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर आप एसिड रेन में वाले पानी में नहा रहे हैं या उसको यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हार्म करेगा ही, बहुत सारे इरिटेशन, स्किन प्रॉब्लम, स्टोमक पॉइजनिंग, ये सब होगा। सम डायरेक्ट इफेक्ट्स इंक्लूड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी एम्फाइसीमा, कैंसर भी बहुत केस में हो जाता है। सम इनडायरेक्ट जो इफेक्ट्स इंक्लूड फूड पॉइजनिंग, ठीक है ना, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड के कारण, ये मैं जैसे बोल रहा था। फिर एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ टॉक्सिक हेवी मेटल्स, ठीक है, बहुत सारे हेवी मेटल्स जो है अगर वो अंदर चला जाता है, जैसे मैंगनीज, कॉपर, कैडमियम, एल्यूमिनियम, तो ऑब्वियसली ये क्या था, बहुत सारे जो डेडली बीमारियां हैं जो मैं पहले ही बताया था, ईटाई, आउच आउच डिजीज, मीनामाटा डिजीज, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये सब के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ,
ठीक है। तो ये था पूरा एसिड रेन के बारे में डिटेल में, ठीक है। अब एक छोटा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बुक्स में जो है इसको बताया नहीं गया है, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, वो किस तरह से कंट्रोल किस तरह से किया जाए। हम लोग एसिड रेन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है बफरिंग, ठीक है। बफरिंग जो पहले ही बताया था, केमिस्ट्री में बफर रिएक्ट बफर सॉल्यूशंस वो सब पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं एसिड रेन गिर रहा है, तो वो सॉइल क्या हो गया, ऑब्वियसली वो सॉइल जो हो गया एसिडिफाइड हो गया, उसमें एसिड का कंटेंट ज्यादा हो गया। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक बेस चाहिए या एल्कलाइन चाहिए, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो जैसे कि लाइम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये जो होता है ये अल्कलाइन होता है। तो जो भी एक्सेस अमाउंट में एसिड है ये इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो इसी को ही मेनली बफरिंग कहा जाता है, ठीक है। या फिर बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो गया है कोई मिट्टी, तो उसमें हम लोग एसिड मिलाकर डाल सकते हैं, तो ये भी बफरिंग है, ठीक है, यानी न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली जिसको कहा जाता है। फिर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द पावर प्लांट, अगर जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन ही बंद हो जाए, एटमॉस्फेयर में आए ना, तो एसिड रेन वाला प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है। यूज ऑफ ऑल्टरनेट एनर्जी, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिन्यूएबल एनर्जी, इसी पे ही है, टाइडल, विंड, हाइड्रो पावर, यही है। फिर यूजिंग लो सल्फर फ्यूल, डीसल्फराइजेशन, डिक्रीजिंग एमिशन ऑफ नॉक्स फ्रॉम पावर स्टेशंस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंजिन्स, ठीक है। ये सारे ही स्टेप्स पहले ही बता चुका हूँ कि सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड को ही बाहर निकलने ना दिया जाए, रिलीज ना होने दिया जाए एटमॉस्फेयर में, तो ये एसिड रेन वाला प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर अब हम लोग जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ब्रीफली वो बताऊंगा। एमिशन ऑफ सॉक्स कैन बी कंट्रोल्ड, कन्वर्टिंग टू सल्फ्यूरिक एसिड, मिनरल एसिड में जो बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है, या फिर कन्वर्टिंग इट इनटू एलिमेंटल सल्फर, जो सल्फर साइकिल पहले भी डिस्कस हो चुका है, न्यूट्रलाइजिंग इट यूजिंग ए मैन्युफैक्चर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। तो ये सब जो है पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी कंट्रोल बाय दिस वेज। जो छोटा वाला टॉपिक मैं बार बार बोल रहा हूँ वो है लाइट पॉल्यूशन, ठीक है। तो लाइट पॉल्यूशन, अब सोच रहे होंगे ये क्या नया टॉपिक है, तो बिल्कुल ये भी है, फ्यूचर में आने वाले टाइम में देखिएगा बहुत ज्यादा इस पे भी डिस्कस होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि सबसे ज्यादा लाइट पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे सिटीज है जहाँ पर एक्सेस अमाउंट में हम लोग लाइट यूज करते हैं, स्पेशली त्योहारों में तो बहुत ज्यादा होता है ना। तो न्यू ईयर या दिवाली में, दशहरा में बहुत ज्यादा लाइट जो है वो हम लोग जलाते हैं। उससे जो है बहुत जगह में होता है, जो पेड़ों के अंदर हम लोग लाइट लगा देते हैं कि देखने में अच्छा लगे, लेकिन जो क्रिएचर्स है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनका हैबिटेट कुछ टाइम के लिए छिन जाता है, उनका पूरा जो साइकिल है वो बिगड़ जाता है ना। तो कीड़े मकोड़े भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कीड़े मकोड़े के साथ साथ जो बर्ड्स हैं, उन जो बर्ड्स जो पेड़ों पे रहते हैं वो कहाँ रहेंगे, है ना। तो हम लोग बहुत ज्यादा जो है लाइट पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली जो मेट्रो सिटीज है, मेट्रो सिटीज में ऐसा बहुत ज्यादा होता है जहां पर जरूरत नहीं है फिर भी हम लोग लाइट जला रहे हैं। तो ये करना बिल्कुल ही सही नहीं है। जिस तरह से नॉइस पॉल्यूशन आज के समय में मेट्रो सिटीज में बहुत मेजर इशू बन गया है, आने वाले कुछ टाइम में देखिएगा लाइट पॉल्यूशन भी बहुत मेजर इशू बनेगा। आपको खुद ही फील होता होगा कि बहुत ज्यादा जहाँ पर लाइट है, गर्मी भी लगती होगी, आंखों पे भी, आंख सही से काम नहीं करते या आंख खराब होने के भी बहुत चांसेस रहते हैं। तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हमें एक बैलेंस बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्यूचर में लाइट पॉल्यूशन से रिलेटेड जरूर कभी ना कभी डिस्कस होगा ही। नेक्स्ट जो है हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 6, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सब टॉपिक जो है वो मैं कवर कर चुका हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। डाउट्स सजेशंस कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं तो जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।